मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो किसी बात पर बहस करना नहीं चाहती। किसान कानून 3 बिल आ गए, उस पर कोई बहस नहीं हुई। किसान कानून वापस हो गए, उस पर बहस नहीं हुई। अभी आप देखते हैं वोट जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल कानून है, उसमें बदलाव किया गया, उस पर बहस नहीं हुई। इनका मकसद ये है कि बिना बहस के आप जो अचानक मोदी जी को रात को सपने में कोई विचार आ जाए तो सुबह वो देश पे लागू हो जाता है। तो ये जो है समाज को बनाने के लिए ये रोज एक फुलझड़ी सी चलाते हैं और फुलझड़ी चला के फुस हो जाती है। और इसीलिए आप देखिए कि इनके चेहरे पे बड़ी हताशा है और इसीलिए इन्होंने ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स सबको लगा रखा है। यानी मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, भारत सरकार चुनाव लड़ रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम मिल रहे हैं रविंद्र कुमार जी से, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज हम उनसे कई इश्यूज पर बात करने वाले हैं। एक तो ये कि सरकार की क्या मर्जी है कि 21 साल शादी की उम्र तय कर दी गई है लड़के लड़कियों के लिए। पहले लड़कियों की 18 साल थी और लड़कों की 21 साल। अब एक और दूसरी बात यह है कि काशी में जो कुछ हुआ, मोदी जी जब गए तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब तक भी रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन अब कुछ चीजें सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि वहां वाह वाह करने वाले ही नहीं थे, बल्कि नारे लगाने वाले, इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने वाले भी थे। इसके अलावा 2 दिन पहले ही मेरठ में बीजेपी की एक बड़ी रैली थी जिसमें सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां कुर्सियां खाली रहीं और जिन इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को लाया गया था वो भी बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए वहां से निकल गए, क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था। उन्हें बताया नहीं गया था कि कहां ले जाया जा रहा है, बल्कि उनसे कहा गया था कि किसी सेमिनार में जाना है आपको। तो ये सब देश में क्या कुछ हो रहा है, इस पर रविंद्र कुमार जी से बात करेंगे। वेलकम है सर आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये बिल्कुल हर फैमिली को टच करने वाली बात है। ये जो कानून बताया गया कि 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, 21 साल में ही शादी होगी, उसके बाद होगी, इसके पीछे मंशा क्या है? आखिर सरकार क्या चाहती है? मोदी सरकार चाहती है कि हमारे हर जीवन के पहलू पर उनका नियंत्रण रहे। आप क्या खाएं, क्या पहने, क्या बातचीत करें, किस चीज का इस्तेमाल करें, कब शादी करें, कब बच्चे पैदा करें, कहाँ नौकरी करें, कहाँ घर बनाएं, कैसे घर बनाएं। और एक तरह से ये हर आदमी के जीवन को कंट्रोल करने की एक घटिया साजिश। अब आप देखिए कि जिस कानून की बात की जा रही है कि हम लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक समिति बना दी जया जेटली की। और जया जेटली कौन है? जिन पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो जया जेटली की हालत तो वही है जैसे बिल्ली, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं करेगी। तो वो वही बोलेगी जो बीजेपी चाहेगी। अब उस जया जेटली ने एक समिति में कह दिया कि 21 साल की उम्र लड़कियों की शादी की इसलिए होनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सरकार चाहती है कि लड़कियां पढ़ें, लेकिन मोदी सरकार के 7 साल के काम में आप देखेंगे यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। प्राइमरी स्कूल दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में है, जो बीजेपी शासित है, वो बेचे जा रहे हैं। करोल बाग में 4 स्कूल बेच दिए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो केंद्र सरकार के अंडर आती है, उसकी आधी से ज्यादा ब्रांचों की प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार ने बेच दिया दिल्ली में। यानी आप स्कूल नहीं जा सकते, आप पुस्तकालय नहीं जा सकते, आप पढ़ नहीं सकते। और क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को हम चाहते हैं वो पढ़ें। अब देखिए करोल बाग में जो लड़कियों का स्कूल है, जो कि थाने के साथ है, उसको बंद करके ओमेक्स को 170 करोड़ रुपए में बेचकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहती है कि लड़कियां पढ़ें। क्योंकि वहां पर ओमेक्स वाले पार्किंग बनाएंगे, वहां पैसा मिलेगा हर एक को। तो ये ऐसे धूर्त लोग हैं जो बात कुछ करते हैं और करते कुछ। अब आप देखिए कि अगर आप कहें कि हिंदुस्तान में लड़कियां पढ़नी चाहिए, तो गर्ल चाइल्ड का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 80% लड़कियां 12वीं के बाद आगे पढ़ती नहीं है, पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, पढ़नी से छोड़नी पड़ पाती है, क्योंकि कॉलेज नहीं है, एडमिशन नहीं मिलता। लड़कियां लड़के बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, कभी वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, कभी किसी में बैठते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता।
डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पता चला कि सीटें कम हैं और सीटें कम है तो आगे पढ़ नहीं सकते। तो या तो सरकार कहती कि हम स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, और अगर स्कूल और कॉलेज बना दे तो उसके बाद लोग अपने आप पढ़ने जाएंगे। यानी ये बेहुदा तर्क है कि गाड़ी के आगे आपने घोड़ा रखने की जगह घोड़े के आगे गाड़ी रख दी और घोड़े को कहो अब तू चलेगा। तो ये सरकार जो है बेहुदे लोगों की सरकार है, मूर्खों की सरकार है। और दूसरी ये सरकार जो मैंने कहा कि लोगों के जीवन को नियंत्रित करना चाहती है। अब आप देखिए कि हम मान लेते हैं कि भाई 21 साल की उम्र में लड़के और लड़की की शादी होनी चाहिए। अब जो दुनिया का तरीका है वो ये है कि अगर सरकार ने हिंदुस्तान में कर दिया कि अगर आप 21 साल से पहले शादी करेंगे तो स्वैच्छिक नहीं है, सरकार प्रेरणा नहीं दे रही, उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है कि जो 21 साल से पहले शादी करेगा और करवाएगा उसे 2 साल की सजा मिलेगी और 1 लाख जुर्माना होगा। और ये जुर्माना किस पे होगा? जो लड़का शादी करेगा उसके माँ बाप पे होगा, जो उसकी शादी में पुजारी आएगा उस पे होगा, जो पंडित पुरोहित होगा या पादरी होगा उस पे होगा, उसको सजा भी मिलेगी और वो जाएगा भी। और जो लोग उसमें सहयोगी हैं यानी जो बाराती और घराती होते हैं वो सब भी जेल जाएंगे। ये उसमें प्रावधान किया गया। और प्रावधान करने का मकसद ये है कि आप जो है लोगों को आप ये जो है जो युवा लोग हैं उनको प्रेम करने से, सेक्स जो है आदमी का स्वाभाविक अधिकार है। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं कि विकासवाद में क्या हुआ तो 3 ही प्रोडक्शन आती है आदमी के बारे में, 3 स्टेज आती हैं कि आदमी पैदा होता है, हर जानवर पैदा होता है, जीव जंतु पैदा होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने बच्चे पैदा करता है या अपनी भावी संतति बनाता है और फिर वो मर जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन समानेते पशु नराणाप, यानी आहार निद्रा और भय, ये चारों चीजें पशु और आदमी में समान पाई जाती हैं। अब सरकार चाहती है कि आप जो है बच्चे पैदा ना करें और ये बच्चा पैदा करने का कोई कारण जो है सरकार ने अभी तक नहीं बताया। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो किसी बात पर बहस करना नहीं चाहती। किसान कानून 3 बिल आ गए, उस पर कोई बहस नहीं हुई। किसान कानून वापस हो गए, उस पर बहस नहीं हुई। अभी आप देखते हैं वोट जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रोल कानून है, उसमें बदलाव किया गया, उस पर बहस नहीं हुई। इनका मकसद ये है कि बिना बहस के आप जो है जो अचानक मोदी जी को रात को सपने में कोई विचार आ जाए तो सुबह वो देश पे लागू हो जाता है। और ये इसी तरह का विचार है कि मैं हिटलर की आत्मकथा पढ़ रहा था, माइन कैम्फ। तो हिटलर जो था वो छोटा बच्चा था और 13 साल की उम्र में वो किसी वैश्या के पास गया और जब वो वैश्या के पास गया तो उसको सिफिलिस हो गई और सिफिलिस से वो बड़ा बीमार रहा और पूरे जीवन भर रहा। और ये कहा जाता है कि उसका एक अंडकोश जो था वो निकाल दिया गया डॉक्टर द्वारा। और जब वो मरा तो ये माना जाता था कि उसकी एक अंडकोश था, 2 नहीं थे, और इससे उसकी मानसिक विकृति थी। और तब उसने माइन कैम्प में लिखा कि हर हाल में 14 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। और उसका रीजन वो देता था कि ताकि वो जो है वैश्याओं के पास ना जाए और उन्हें गुप्त रोग ना हो। तो एक वो तानाशाह है और एक हमारे यहाँ का तानाशाह है जो कहता है जी 21 साल की उम्र कर दो। अब भाई क्यों कर दो? आप देखिए कि जिस समय में हमारे यहाँ निर्भया का मामला चल रहा था, सब इस बारे में थे हिंदुस्तान में कि सख्त जो है बलात्कार के कानून बनने चाहिए। ये 2013 की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। उस समय जो है हमारे यहाँ पॉक्सो एक्ट आया और उस एक्ट में किया गया कि कंसेंट की उम्र है, सेक्स के लिए सहमति की उम्र जो है लड़की और लड़के के लिए 18 साल कर दी गई, 16 साल से बढ़ाकर। और इसी दौरान मैं ब्रिटेन में था तो वहां पर जो है सेक्स की कंसेंटिंग उम्र को 18 साल से 16 साल कर दिया और वहां पूरी बहस चली लंदन में, वहां की पूरी पार्लियामेंट में, पूरे प्रेस में। और वो बहस चली तो मैं उनकी बहस सुनता था। तो मैं एक दिन उनकी पार्लियामेंट में गया तो वहां मैंने देखा कि इस बात पे बहस हो रही थी कि 16 साल क्यों कर दी जाए। तो उन्होंने जो लॉजिक दिया वो बड़ा अजीब था, जो अभी हिंदुस्तान के लोगों को नहीं बताया गया। वो ये था कि उन्होंने कहा कि अगर 16 साल की उम्र में लड़की सेक्स करती है, लड़की और लड़का दोनों कर सकते हैं, लेकिन सेक्स का असर जो है लड़की पे आएगा क्योंकि प्रेग्नेंट लड़की होती है, लड़का नहीं होता। तो अगर 16 साल की लड़की किसी जगह अस्पताल में जाकर ये कहती है कि मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूं, तो अगर 18 साल की उम्र में सेक्स की उम्र होगी तो 16 से 18 साल के बीच की जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका अबॉर्शन जो है लीगल हो जाएगा और डॉक्टर करेगा नहीं। और डॉक्टर करेगा नहीं तो ऐसी हालत में जो बच्चा पैदा होगा या जो स्थिति होगी बड़ी विचित्र हो जाएगी। तो अब इसी को मैं इसी रूप में यहां देखता हूं कि आपने 16 साल तो वहां कर दी, हमारे 18 साल कर दी। 18 से 21 साल के बीच में आज के समय में लिव इन रिलेशन जो है अलाउड है। कानून कहता है 2 वयस्क लोग जो है लड़का और लड़की हो वो साथ रह सकते हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। तो शादी तो कर नहीं सकते क्योंकि 2 साल की सजा है और 1 लाख का जुर्माना है।
अब वो जो 3 साल, जो 18 और 21 साल के लड़के लड़कियां अगर वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो हमारे यहाँ की जो प्रैक्टिस है, जो हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज करते हैं, गर्भ निरोधक जिन्हें बोलते हैं, वो 10 बार अगर आप सेक्स करेंगे तो एक बार जरूर वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है फेल होगा और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो 18 से 21 साल की लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड के या अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो अबॉर्शन के लिए जाएंगी, अबॉर्शन ही कराएगी, या तो वो कहलाएगी भाई ये लड़का जो है बच्चे को फिर लोग कहेंगे हरामी है, क्योंकि माँ बाप की शादी नहीं हुई, कुंवारी माँ का बेटा है, तो उसे बच्चे को हरामी बोला जाएगा। तो उस हरामी बच्चे को बचाने के लिए वो जाएगी अपना अबॉर्शन कराने। अबॉर्शन कराने वाले पूछेंगे इसका बाप कौन है, यही सवाल पूछा जाता है, आर यू मैरिड? वो कहेगी आई एम नॉट मैरिड। तो भाई मैरिड नहीं है तो इसका मतलब बच्चा जो है वो उसमें कानूनी अड़चन आएंगी। तो आप देखिए 3 करोड़ 30 लाख ऐसे युवा हिंदुस्तान में आज के समय में हैं जो 2000 से लेकर 2003 के बीच पैदा हुए, और इस कानून के लागू होने के बाद उनके जीवन में सेक्स करने का, प्रेम करने का, अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का अवसर खत्म होगा और उनके साथ जो है ये दिक्कतें सारी आएंगी। उनके बच्चों को माना जाएगा कि वो हरामी है, और ये मोदी सरकार कर रही है। तो ऐसे लोगों को, ये 3 करोड़ 30 लाख लोगों को इस सरकार के इस षड्यंत्र को समझना चाहिए, और समझने के लिए उनको जो है इस सरकार को, अब जो यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव है और राज्यों के चुनाव है, वहां उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर वो नहीं उखाड़ेंगे तो अपना जीवन जो नरक बना ले। अब प्रेम के बारे में हमारा जो सिद्धांत है वो एक बड़ी विचित्र बात है। मैं कई चीजें पढ़ता हूं तो बड़ी अजीब अजीब बात नजर आती है कि एक मीराबाई का प्रसंग आता है। 15वीं शताब्दी में जब अकबर का राज था तो मीराबाई की शादी हो गई 18 साल की उम्र में, और 5 साल बाद उसका हस्बैंड जो था भोजराज, उसकी डेथ हो गई। अब भोजराज डेथ हो गई तो उसका जो एक रिश्तेदार था निकट का, देवर कह लो या जो भी है, वो राणा था। तो राणा ने कहा कि तू मेरी पत्नी बन के रह। तो मीराबाई ने कहा मैं नहीं रहती। तो उसके बाद जो है मीरा का हम नाम देखते हैं कि वो जो है एक बड़ी जो है तपस्वी हो गई, और उसके जो हमारा भक्ति काल है उसके भजन बड़े लोग गाते हैं। तो जब साइकोलॉजिस्ट ने उसकी खोज की कि मीरा जो है भक्ति भाव में क्यों गई, तो उसका कारण ये पाया गया कि उसके जीवन में सेक्स नहीं था। वो अपने पति से भी शादी नहीं करना चाहती थी, यानी जो सेक्स का जो मतलब है वो नहीं हुआ उसके जीवन में। तो उसने जो है अपने को सब्लिमेट कर लिया। जैसे फ्राइड कहता है कि आर्ट इज ए सब्लिमेशन ऑफ सेक्स, कि आप आर्ट में जाएंगे या किसी कला में जाएंगे, जैसे बैल होता है और सांड होता है। सांड जो होता है वो सेक्स करता है गाय के साथ, और बैल से चूंकि उससे काम लेना होता है तो उसको हम जो है बधिया कर देते हैं, उसको नपुंसक बना देते हैं, और जब वो नपुंसक हो जाता है तो उसकी सारी जो एनर्जी है वो आदमी के आदेश को मानने में लग जाती है। तो ये सरकार लोगों को आदमी से बैल बनाना चाहती है। तो ये 3 करोड़ 30 लाख लोगों को समझना चाहिए, युवाओं को, जो कि सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोग हैं, कि सरकार आपके साथ क्या चाहती है। अब दूसरा ये एक उदाहरण है, क्योंकि ये राम भक्त लोग हैं, तो राम भक्त सबसे बड़े हम मानते हैं तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग भी उसी समय का है कि वो, उनका नाम जो था राम बोला था बचपन में, और उनकी पत्नी जो थी वो रत्नावली बड़ी सुंदर थी, और वो इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा उसके साथ ही लगे रहते थे। तो एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई तो उनसे रहा नहीं गया, बरसात के दिन थे, तो वो जब नदी पार करने के पास पहुंचे तो देखा कि नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं है रात को। तो एक शव बह रहा था, लाश बह रही थी। उन्होंने उस लाश को पकड़ा और उस लाश के सहारे वो जो नदी पार की, और लाश के साथ जब नदी पार की, उसके बाद जब वो रात को अपनी पत्नी के घर पहुंचे तो दरवाजे बंद थे, हवेली बंद थी पूरी तरह। तो उन्होंने देखा कैसे जाऊं, तो एक खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी, तो रस्सी पकड़ के जो ऊपर चढ़ गए, और जब ऊपर पहुंचे तो पता लगा रस्सी नहीं थी, सांप था। और सांप को देख के नजरअंदाज करके वो अपनी पत्नी के बेडरूम में भी पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने उनको दुत्कारा कि तुम जो है मेरी ये जो देह है जो कि मांस और मज्जा की बनी है, तुम्हें इससे लगाव है, अगर भगवान से होता तो तुम जो है कितने बड़े आदमी हो जाते। तो उससे जो है उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। तो मेरा ये कहना यह है कि हिंदू धर्म में भी बार बार ये कहा जाता है, अगर आदमी को सेक्स से विरक्त कर दिया जाए तो आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान के इन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों की सेक्स लाइफ को आपने खत्म कर दिया, शादी कर नहीं सकते, प्रेम करोगे तो बंद हो जाओगे क्योंकि रेप का केस आ जाएगा, लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर आप जेल चले आओगे। तो ऐसी हालत में ये हिंदुस्तान के युवाओं को दंगाई बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो भक्ति भाव में लगे रहें, वो जो है अनप्रोडक्टिव हो जाएं, सोसाइटी में कोई उनका योगदान ना हो। और ऐसे में ये क्या कहेंगे जी, कहाँ जाओ, भक्ति भाव में।
अब हिंदुस्तान के साधु संत क्या करते हैं, वो आप देखिए हरिद्वार में बैठ के कहते हैं जी हमें म्यांमार की तरह जो है हथियार उठाने हैं, हमें जो है फलानों को मार देना है, मुल्लों को मार देना है, वो बड़ा बहुत ही खतरनाक किस्म तो की ये बयान है। 3 करोड़ 30 लाख लोगों को जिनके बारे में कह रहे हैं शादी मत करो, उनको वो चाहते हैं वो स्वामी यतीनानंद सरस्वती और वो जो त्यागी जी आए हैं, नारायण त्यागी जी, उनके रास्ते पे चले और खूब हिंसा करें, खूब बर्बादी करें। और जो देश की जो पूरी की पूरी जवानी होती है, जिसका काम होता है देश का निर्माण करना, उसको ये खराब करना चाहते हैं अपने ये बेहुदे नए कानून को लाकर। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये बहुत सी बहस जो रविंद्र जी ने की, वो लिव इन रिलेशनशिप और वो अपने मजहबी नजरिए से अलग एक नजरिया है, लेकिन जो एक साइंटिफिक एक बातें आपने की हैं वो अपनी जगह सही है। उसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं कि ये आखिर स्कूल बेच देना आपने बड़ी बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है कि 17 स्कूल बेच दिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लड़कियों के, लड़कों के। 17 स्कूल बेच देने का मतलब यह है कि उस इलाके या उस जगह के जितने भी बच्चे हैं वो अनपढ़ रह जाएं, कहीं पढ़ने ना जाएं, और वो ऐसे कह रहे हैं गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना है। और वो अब वो कोरोना और किसी ना किसी बहाने से लॉकडाउन में फंसा करके आपको बिल्कुल बर्बाद कर दें नई नस्ल को। और अब ये शादी की उम्र 21 साल तक बढ़ा के 18 से 21 साल तक जवान क्या करेंगे, किस तरह होगा, जो आपने बहुत ही खतरनाक सिनेरियो बताया। और ये भी बताया कि ये हिंसा की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अब ये बताइए कि बहुत से इशारे तो मिलने लगे हैं, जो कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो आपने बताया धर्म संसद में जो कुछ नफरत की बातें की गई, आखिर इसको कहां तक खींचा जाएगा। देखिए नफरत की बात में एक सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिनको टॉन्ट किया जा रहा है, जिनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वो खामोशी से देख रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ सरफिरे पैदा हो ही जाएं, क्योंकि जबरदस्ती आप सिचुएशन वो पैदा करना चाह रहे हैं कि रिएक्शन आए, दंगा हो, दंगा बात है, दंगा हो। तो ऐसी हालत में आखिर आगे क्या कुछ होगा, कैसे? देखिए इस समय जो है मुसलमान जो है बड़ा स्टडी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। हाँ। हम ये कोई सभ्य भाषा में यानी जिसे कहते हैं ना एक कम्युनिटी दूसरी नहीं, रेशम में लपेट के मैं कोई बात कहूँ उसका कोई मतलब नहीं है। ये सीधा चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे हो, फसाद हो, लोग मारे जाएं और मारने के बाद हिंदू पोलराइज हो, और हिंदू पोलराइज हो तो हमें वोट मिले। लेकिन ये अफसोस की बात यह है क्योंकि ये इनका दिल ही जो है काला है, इनका मन काला है, इनके विचार काले हैं, इनके करतूतें काली। यानी ये राम मंदिर का मुद्दे पे इन्होंने सत्ता हत्या ली एक तरह से समझते हैं। तो वहां देखिए अयोध्या में जमीन के नाम पे रोज घोटाला होता है। यानी अयोध्या का मतलब हो गया अब दूसरा घोटाला। पहला एक घोटाला हुआ पहले जमीन की खरीद का, अब दूसरा चरण चल रहा है। आपको पता लगेगा 100 तरह के घोटाले अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर इनके बाद आएंगे और इनके चेहरे काले हो जाएंगे। लोग कहेंगे तुम साले चोर। और मंदिर नहीं बन पाएगा। मंदिर बनाने में तो रुचि नहीं है। मंदिर की रुचि, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मंदिर हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो मंदिर का गुलाम नहीं है। मंदिर जाए बिना भी आप धार्मिक हो सकते हैं, मंदिर जाए बिना भी आप हिंदू हो सकते हैं। और आप देखेंगे हमारी पूरी परंपरा है, संतों की जो परंपरा है, वो मंदिर के प्रांगण में जाके गणेश जी की पूजा करके या शिव जी की पूजा करके या रामचंद्र जी की पूजा करके हिंदू नहीं बने। वो तो जाते हैं किसी आश्रम में ठहरते हैं, वहां पर भक्ति भाव करते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां पर उन्होंने भक्ति भाव की। संत का तो मतलब है कि समाज में वो आता है पैसे लेने, कि मुझे रोजी रोटी मिले, यानी जिसे हम कहते हैं अपनी जो खाने की आवश्यकता है या समाज से कुछ जो लेना है। तो उसमें भी संतों के बारे में कहा जाता था कि वो तय कर लेते थे मन में कि 5 घर जाऊंगा, जो मिलेगा वो खाऊंगा और वो लेके मैं जो है वापस चला जाऊंगा। तो वो श्रवण परंपरा हमारे यहाँ रही है, मंदिर की परंपरा नहीं रही है। इन्होंने मंदिर के नाम पर एक ढांचा खड़ा करके एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है जहां पर मुस्टंडे पलते हैं कि वो जो है यानी यति सरस्वती नंद और ये मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये सारे वहां पर जो है ऐश करते हैं और समझते हैं हम धर्म का बड़ा कल्याण कर रहे हैं। यानी ये अनपढ़ लोग हैं। धर्म जो है मनुष्य को जो संसार से आध्यात्म की तरफ ले आता है, अंदर ले आता है। आप आत्मोन्नति करते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं। और ये क्या करेंगे, ये कहेंगे जी AK-47 खरीदेंगे, ये कहेंगे जी हम बोफोर्स गन खरीदेंगे, ये कहेंगे हम छुरे रखेंगे, ये कहेंगे जी हम जो है कत्ल करेंगे। तो ये तो कसाईयों वाला काम कर रहा है। साधु का मतलब कसाई होना थोड़ी है, लेकिन ये साधु समझते हैं हम कसाई बन के ही, क्योंकि हैं ये कसाई।
आप ये मत समझिए साधु हैं, इनको ज्ञान है। म्यांमार की मिसाल दी गई है कि म्यांमार की तरह से लोगों को कत्ल करेंगे। आप देखिए योगी जी को खुद नहीं आता, वो शीर्ष अष्टाक्षर पढ़ रहे थे, उन्हें उसके बोलना नहीं आया। मोदी जी आए बाएं शायद कई बार जो है वो संस्कृत की परिभाषा जरूर बोल देते हैं, और बार बार आप देखते हैं वो कहाँ जाते हैं, काशी चले जाते हैं। एक बार काशी चले गए, 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, वहां पर उनके नारे लगे, मोदी मुर्दाबाद, मोदी वापस जाओ, वहां के लोगों ने दिए, वो मीडिया नहीं दिखाते, अलग बात है। मोदी जी की सभा में, मीटिंग में लोग नहीं आते। औरतें जो मीटिंग में जाती हैं वो कहती है जी हम आएंगे नहीं आगे, खूब गालियां देती हैं इनको। आपने बताया गडकरी जी का बच्चों को ले गए, अभी नड्डा जी वहां गए उत्तराखंड में, वहां लोग नहीं आए। यानी इनके पास ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ समझते हैं कि एडिटिंग करके जो मीडिया में हम दिखाते हैं ना, फोटो की पुरानी फोटो उठाई कहीं से स्टॉक शॉट और लगा दिया जी मोदी जी की भीड़ में। अब मोदी जी की सभाओं में पब्लिक का रिस्पांस नहीं दिखाते, पब्लिक का रिस्पांस आप नहीं देखोगे, वो कैमरा उधर नहीं जाता, कैमरा सिर्फ स्टेज पे ही लगा रहेगा, मोदी जी आए, कभी टोपी पहन ली, कभी कपड़े पहन लिए, कभी ये कर लिया, भाले तीर कमान सब जो है मोदी जी चला लेते हैं। यानी एक तरह से मोनोलॉग वाली फिल्म चल रही है जिसमें हीरो ही होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं। तो मोदी जी का मोनोलॉग और योगी जी का मोनोलॉग। और आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अमित शाह के बारे में इन्हें पता चल गया है कि इस तोतले से अब कुछ नहीं होना, तो उसको बाहर कर दिया। अब चंगू मंगू बदल गए हैं मोदी जी के एक। अब अमित शाह कैंपेन में नहीं जा रहे, अमित शाह नजर ही नहीं आते बेचारे। अमित शाह तो दिल्ली में कहीं पड़े रहते होंगे, सोचते रहेंगे मैं क्या करूं, क्योंकि अमित शाह की उन्होंने देख लिया, राजनाथ को देख लिया कि ये बेकार हो गए हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेज पे 2 ही लोग नजर आते हैं, यानी एक ही आदमी को, एक ही जोड़ी को रोज देख के, जैसे टॉम एंड जैकी की आती है एक कार्टून फिल्म देख लेते थे हम, या लॉरेन एंड हार्डी की जोड़ी देख लेते थे, ये वैसी जोड़ी है। अब लोग हंसते हैं, अब हंसने वाला अगर विदूषक जो है अगर वो गंभीर बात कहे तब भी लोग समझते हैं कोई मजाक सा चल रहा है। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक बार नेहरू जी जापान गए, तो उन्होंने वहां पर एक बड़ा भाषण दिया, और बड़ा भाषण दिया तो जापानी चुपचाप बैठे रहे। जब बैठे रहे तो उसके बाद दूरभाषिया था, उसे एक शब्द में कुछ कहा और लोग बड़े हंसने लगे, उछलने कूदने लगे। तो नेहरू जी ने पूछा भाई तूने कहा क्या? मैंने इनको 1 घंटा भाषण दिया, कोई रिएक्शन नहीं आया। बोला जी मैंने इनको कहा, नेहरू जी ने बड़ी मजेदार जो है कहानी सुनाई है, तो आप खुद उछल कूद के दिखाओ कि भाई जो है वाह वाह मजा आ रहा है। अच्छा, तो लोग कूदने लगे। कहानी जानने की भी कोई बात, कोई कोशिश नहीं। तो ऐसी भीड़ हमारे यहाँ होती है, लेकिन वो भीड़ भी अब कहती है कि हम मोदी जी को सुन के करें क्या, क्योंकि नई बात तो बताते ही नहीं, नई बात तो कहते ही नहीं। अब मैं आज ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी शास्त्रों में लिखा है कि चारों गौ के खूंटे होने चाहिए, हमारे चारों गाय होनी चाहिए। अब मैंने सुबह सुबह सोचा, सोते सोते, कि मैंने कहा कि चारों गाय हो गई तो मैं तो इसका मतलब जो है घर में अपने बेडरूम में थोड़ी सोऊंगा, मैं तो जाके गौशाला में जाके सो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तो गायों के बीच में सोना है फिर तो सबसे बड़ा तो मोदी जी के हिसाब से धर्मार्थ आदमी वो है जो गौशाला में जो है गाय को सानी देता है, उसका गोबर उठाता है, उसका मूत्र साफ करता है, तो वो सबसे ज्ञानी है। हम सबको उसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये राष्ट्रपति भवन और ये प्रधानमंत्री निवास और ये सारे MP हैं, इन सबको उठाकर यहाँ से वृंदावन में पटक देना चाहिए कि भाई तुम यहीं पर अपनी जो है गायों के बीच में सानी भी करो और गोबर भी खाओ और इनका मूत्र भी पियो और दूध भी पियो। तो ये जो है समाज को बनाने के लिए ये रोज एक फुलझड़ी सी चलाते हैं और फुलझड़ी चला के फुस हो जाती है। और इसीलिए आप देखिए कि इनके चेहरे पे बड़ी हताशा है, और इसीलिए इन्होंने ED, CBI, NIA, इनकम टैक्स सबको लगा रखा है। यानी मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, भारत सरकार चुनाव। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिलों में उस सब का डर भी खत्म होता जा रहा है। डर तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन वो साले जाते तो हैं, पैसे लेके आते हैं। हाँ। बंद करने से पहले कहेंगे 5 लाख रुपए सब दो। मेरे पास भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है हैदराबाद का। ये ED वाले गए और सबको कहा 5-5 लाख रुपए दो, नहीं दोगे तो बंद कर देंगे, और उन्होंने बंद कर दिया। तो ED जो है उगाही का धंधा है, अफसर की। मोदी को नहीं दे रहे वो, लेकिन मोदी के नाम पे अपना घर भर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि लोगों के मन में कानून के लिए सम्मान खत्म हो रहा है। मैं वकीलों के कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अदालत का मतलब ये हो गया है कि जज को जानना, बेल ले लेना, घूसखोरी करना। तो एक समाज ऐसा बना दिया है जिस देश में कानून का राज है, लेकिन कानून का सम्मान नहीं है, कोई नहीं करता, और खुद सरकार नहीं करती। ये बहुत बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए आज की बात में 2-3 चीजें बड़ी अहम आई। एक तो ये कि नौजवानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, ये कानून बदल करके कि 21 साल तक जो है आप शादी नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात जो आपने बताई वो ये कि सरकार स्कूल बेच रही है, यानी बच्चे ना पढ़ें इसका इंतजाम किया जा रहा है।
दिल्ली में बेच रही है और चुनाव लड़ेंगे तो ये जूते खाएंगे। जी जी, दिल्ली में बेच रही है और कहाँ कहाँ बेच रही होगी भाई। यहाँ तो दिल्ली है जो आपको पता है, आगे और देहात में और दूसरी जगहों पे क्या क्या हो रहा है, स्कूल बंद पड़े, क्या क्या हो रहा है, वो एक बड़ी लंबी कहानी है। यानी नई नस्ल को पढ़ाई की तरफ नहीं लेकर के जाना है। और तीसरी बात जो आपने बताई कि ये हमारी जो सरकार है उसने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि लोगों के दिलों में कानून की इज्जत नहीं रही है। कानून है, अदालतों में भी जाते हैं, पुलिस भी आती है, और किस तरह से आपने कहा कि ईडी वाले लोग जो हैं वो बाकायदा उगाही का धंधा कर रहे हैं। ऐसी सूरत में देश किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें जरा रुक करके तो सोचना है। इलेक्शन में क्या कुछ हम जवाब दें वो भी हमें सोचना है, और ये भी देखना है कि आखिर क्या वाकई हुकूमत आम लोगों के साथ है, जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो कुछ सब कुछ रखा है, हम खुले मन से खुली बात करते हैं, और बेबाक बोलने वालों को हम अपने चैनल पर बुलाते हैं, इसीलिए कि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।